हेलो गाइस, व्हाट्स अप। दिस इज सी एस एल एल बी देविका तापड़िया एंड आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक छोटू सा हिस्सा है, उसको हम एकदम रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ये एकदम अल्ट्रा फास्ट लेवल का रिवीजन होगा। वील ट्राई दैट हम 30 मिनट्स में पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को रिवाइज कर लें। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है। उल्टा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये डिफाइंड है कि एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है। सीधा भाषा में एजेंट वो होता है जो किसी और के बिहाफ में उसका काम करे, और प्रिंसिपल वो जो किसी और से अपना काम करवाता है। तो वो है प्रिंसिपल और सामने वाला था एजेंट। ठीक है, देखो, एजेंट मीन्स अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी अदर एक्ट for another or to represent another in dealing with third persons, and the principal means a person for whom such act is done. तो एजेंट वो जो दूसरे के बिहाफ में उसका काम करे, और प्रिंसिपल वो जो अपना काम किसी और से कराए। ठीक है, ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी कब होगा? व्हेन द पर्सन, जब एजेंट अपने सारे काम के लिए प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकता है, आंसरेबल ठहरा सकता है टू थर्ड पार्टी, एंड देयर मस्ट बी अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज। ठीक है, अब एजेंट अपॉइंट कौन कर सकता है? एजेंट जो अपॉइंट करेगा वो इंसान हमेशा मेजर, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो हमेशा मेजर और साउंड माइंड का होना चाहिए। पर एजेंट कौन बन सकता है? एजेंट तो कोई भी बन सकता है। इनफैक्ट यानी कि जो माइनर है और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है वो भी क्या एजेंट बन सकता है? हाँ, वो भी एजेंट बन सकता है। पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल ऐसे इंसान को एजेंट अपॉइंट कर रहा है जो कि माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, तो उसका पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल का होता है। यानी कि अगर बाद में उनसे कोई भी गलती हो जाता है तो प्रिंसिपल उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले नहीं पाएगा। प्रिंसिपल इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सच एजेंट। ठीक है, बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको वो स्यू भी नहीं कर पाएगा। एजेंसी क्रिएट कैसे होता है? बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी से एजेंट क्रिएट कब होता है? व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। इम्प्लाइड एजेंसी कैसे क्रिएट होता है? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अब इसको क्रिएट करने का 4 तरीका है: एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन। एस्टॉपल मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मेरे ही सामने मेरे को अपने आप का एजेंट बता रहा है। प्रिंसिपल मेरे ही सामने मेरे को उसका एजेंट बता रहा है, जबकि मैं एजेंट नहीं हूं और मैंने इस रिप्रेजेंटेशन से इनकार भी नहीं किया। ठीक है, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए अगर कोई थर्ड पर्सन प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट करके जाता है तो मैं उसके लिए एजेंट हूं। ठीक है, देखो, द प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन। The representation may be expressed or implied. Agent has the representation must state that the agent has an authority to do certain act, but actually में उसके पास नहीं है। The principal must have induced the third person by such representation, and the third person must have believed the representation. 5 conditions है, पांचों conditions have to be satisfied. There must be a representation. Representation may be expressed or implied. If representation must state that the agent has an authority to do certain act, but actually में नहीं है। The principal must have induced the third party to believe on the representation, and the third party must have believed the representation. Agency by necessity, जब emergency situations आ जाता है तो एजेंट के पास सारे स्पेशल पावर्स आ जाते हैं जिससे वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम भी कर सकता है टू प्रिवेंट हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां लॉ ही बोल देता है कि भाई तुम एजेंट हो इसके, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट खुद बोल देता है कि द पार्टनर्स आर द एजेंट, द पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड द फर्म। एंड इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप और एजेंट पहले ऑलरेडी कोई काम कर चुका है, अब वो उस काम का अप्रूवल प्रिंसिपल बाद में दे रहा है। तो रैटिफिकेशन मींस अप्रूवल ऑफ एनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन और एनी प्रीवियस एक्ट। लेकिन रैटिफिकेशन करने के कुछ एसेंशियल्स है, क्या क्या? सबसे पहले रैटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड है। ठीक है, रैटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, आप बोल के भी हाँ बोल सकते हो, आप कंडक्ट से भी हाँ बोल सकते हो। पूरी नॉलेज होना चाहिए प्रिंसिपल के पास में बिफोर रेटिफाइंग एनी ट्रांजैक्शन। एंटायर ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना पड़ेगा, हाफ ट्रांजैक्शन आप रेटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ ये पार्ट में तो मेरा फायदा हो रहा है तो ये पार्ट में रेटिफाई कर देता हूँ, अगला पार्ट में छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। रेटिफाई करना है तो पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना पड़ेगा। इट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन, आपके रेटिफिकेशन से थर्ड पर्सन को इंजरी नहीं पहुंचना चाहिए। रीजनेबल टाइम में रेटिफाई करना है, रेटिफिकेशन कर दिए हो ये बात कम्युनिकेट भी करना है। एंड एक्ट्स टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड, वैलिड एक्ट को रेटिफाई करना है। एजेंट किसी का मर्डर करके आ गया तो रेटिफाई कर दोगे? नहीं।
ठीक है, तो देखो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन, सातों कंडीशंस सैटिस्फाई होने चाहिए। सबसे पहले रैटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, रिक्विजिशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। फिर रैटिफिकेशन ऑफ द इंटायर ट्रांजैक्शन, इट कैन नॉट इंजोर थर्ड पर्सन, रीजनेबल टाइम में रैटिफाई करो, कम्युनिकेशन ऑफ रैटिफिकेशन एंड इट मस्ट बी, एक्ट टू बी रैटिफाइड मस्ट बी वैलिड। एक बार वापस से बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, रिक्विजिट ऑफ नॉलेज, रैटिफिकेशन ऑफ होल ट्रांजैक्शन, इट कैन नॉट इंजोर थर्ड पर्सन, फिर रीजनेबल टाइम, कम्युनिकेशन ऑफ रैटिफिकेशन, एक्ट्स टू बी रैटिफाइड मस्ट बी वैलिड। ठीक है, अब एजेंट का जो अथॉरिटी होता है वो होता है एक इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड वन इन इमरजेंसी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एजेंट के पास में वो सारा अथॉरिटी है जो एक इंसान के पास होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस। इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में एजेंट के पास वो सारे पावर्स आ जाते हैं जिससे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स भी ले सकता है टू प्रिवेंट हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। ठीक है, देखो, in normal circumstances, an agent has authority to do every lawful thing necessary for the purpose of conducting the business, and emergency के केस में he will have all the authority to do such acts for protecting his principal from loss as would be done by a man of ordinary prudence under similar circumstances। मतलब अगर उसके जगह में कोई और होता तो वो भी यही करता, man of ordinary prudence under similar circumstances। important है ये, essentials to be satisfied for an act to constitute a valid emergency। कब हम किसी सिचुएशन को वैलिड इमरजेंसी बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। देखो, एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। देयर मस्ट बी अ डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली। Agent has acted for the benefit of the principal. Agent must be in possession of the goods, and agent has adopted the most practical and reasonable course of measures। ठीक है, under the circumstances। ये 5 conditions है which has to be satisfied for an act to constitute a valid emergency। क्या क्या है? सबसे पहले, the agent should not be in a position to communicate with the principal। There must be a definite commercial necessity for the agent to act promptly। Agent must have acted for the benefit of the principal। Agent must be in possession of the goods of the principal, and agent has adopted the most reasonable and practical course of measures under the circumstances। देखो, there should be a definite commercial necessity for the agent to act promptly। The agent should have acted for the benefit of the principal। The agent should have adopted the most reasonable and practical course under the circumstances, and agent must be in the possession of goods belonging to the principal। ठीक है, आ जाओ सब एजेंट। ये सब एजेंट कौन होता है बेटा? प्रिंसिपल ने अपना काम करने के लिए एजेंट को रखा और एजेंट ने अपना काम करने के लिए सब एजेंट को रखा। बेसिकली एजेंट का एजेंट इज सब एजेंट। ठीक है, नॉर्मली सब एजेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो इनवैलिड होता है, लेकिन 3 केस में सब एजेंट का अपॉइंटमेंट इज वैलिड। कब? जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा कि हाँ एजेंट जो है वो सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, या फिर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, तो वहां पे सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। एंड तीसरा, कस्टम ऑफ ट्रेड है, धंधे का उसूल है कि जो एजेंट है वो सब एजेंट अपॉइंट करता है। देखो, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, कस्टम ऑफ ट्रेड एंड सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी, ये 3 केस में सब एजेंट का अपॉइंटमेंट लॉफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट होगा। अब देखते हैं कि सब एजेंट का पोजीशन क्या होता है। डिपेंड करता है कि उसका अपॉइंटमेंट लॉफुल है कि अनलॉफुल है। ठीक है, अगर लॉफुल है तो तुम देखो एक चेन ऑफ कमांड क्रिएट हो जा रहा है। सबसे नीचे में आएगा सब एजेंट, फिर आ रहा है एजेंट, उसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल। मतलब सब एजेंट का जिम्मेदारी एजेंट का है, एजेंट का जिम्मेदारी प्रिंसिपल का है, और ये दोनों का जिम्मेदारी प्रिंसिपल का है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज। ठीक है, और अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट अनलॉफुल है तब ऑब्वियस सा बात है कि जो सब एजेंट है ना वो केवल और केवल एजेंट को ही आंसरेबल है। प्रिंसिपल सब एजेंट का कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, और सब एजेंट के काम के लिए एजेंट ही आंसरेबल है टू द प्रिंसिपल एंड टू द थर्ड पार्टीज। देखो, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द एजेंट, ओनली टू द एजेंट। Agent is responsible to the principal for the acts of sub-agent, and principal is liable to third parties for the acts of sub-agent। अगर अनलॉफुल है तो सब एजेंट इज आंसरेबल ओनली टू एजेंट, प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे नॉट ऐड कर देना, प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, एंड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स बोथ टू प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पार्टीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, तो
सब एजेंट का पोजीशन क्या रहेगा, डिपेंड करता है कि उसका अपॉइंटमेंट लॉफुल है कि अनलॉफुल है। अगर लॉफुल है तो चेन ऑफ कमांड क्रिएट हो रहा है, तो सब एजेंट इज आंसरेबल टू एजेंट, एजेंट इज आंसरेबल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज आंसरेबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट एंड सब एजेंट। अगर अनलॉफुल है तो सब एजेंट इज आंसरेबल ओनली टू एजेंट, सब एजेंट इज आंसरेबल ओनली टू एजेंट, प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, एंड एजेंट इज आंसरेबल टू बोथ द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो होता है जिसको अपॉइंट तो एजेंट ही करता है, पर वो अपने लिए अपॉइंट नहीं करना है, वो प्रिंसिपल के लिए अपॉइंट कर रहा है प्रिंसिपल के कहने पे, वो होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करते टाइम प्रिंसिपल वो सारा एजेंट वो सारा ड्यू केयर और स्किल और डिलीजेंस एक्सरसाइज करेगा जो उसके जगह पे अगर कोई और होता तो वो भी वही यूज करता, वही स्टेप्स लेता अगर आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो। एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। इतना सब कुछ रीजनेबल ड्यू केयर रखने के बाद भी अगर कोई अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी हो जाता है तो फिर एजेंट का कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। पर अगर एजेंट ने कोई ड्यू स्टेप्स और स्किल वगैरह रखा ही नहीं था तो भाई एजेंट का जिम्मेदारी होगा, एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देखो substituted agent is a person appointed by the agent for the acts of principal with the knowledge and consent of the principal. In selecting such agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his case. And if he does it, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the substituted agent. ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का इंडिविजुअल मीनिंग समझ में आ गया है तो ये समझने में आपको एकदम भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो द सब एजेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द एजेंट, द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क्स फॉर द प्रिंसिपल। एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट द सब एजेंट बट अपना काम भी उसको डेलीगेट करता है। यहाँ पे एजेंट कोई भी काम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को डेलीगेट नहीं करता है। कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, बट देयर इज अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट अलोन, और प्रिंसिपल को कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड नॉट द एजेंट। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, यहाँ पे एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन sue the principal for remuneration. Sub agents can be improperly appointed. Substituted agents can never be improperly appointed. The agents remain liable for the acts of sub agent as long as sub agency continues. एजेंट का ड्यूटी खत्म हो जाता है जैसे ही उसने एक बार सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अबाउट ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। इस टॉपिक से कभी भी ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज या व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट, नहीं। ये कोई भी पॉइंट से आपको 2-3 पॉइंट का मिक्स करके केस स्टडी बना के आपको दे देगा एंड बताना पड़ेगा कि एजेंट जो है वो कौन सा ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एजेंट जो है एकदम बेसिक है। सबसे पहले एजेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, प्रिंसिपल से उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिला है वो एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस ओनली काम करेगा। रीजनेबल स्किल केयर डिलीजेंस सब लगाएगा, प्रॉपर अकाउंट्स रेंडर करेगा, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करेगा, कोई भी काम करने से पहले प्रिंसिपल से पूछ के करेगा, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। ठीक है, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा, अपना काम डेलीगेट नहीं करेगा, माने सब एजेंट अपॉइंट नहीं करेगा पर उसका एक्सेप्शंस है। पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर थर्ड पार्टी से उसको कोई भी पैसा मिला है तो प्रिंसिपल को रिटर्न करेगा। एंड नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी का या प्रिंसिपल का उनके अगेंस्ट में यूज नहीं करेगा। ठीक है, राइट्स ऑफ एन एजेंट, क्या राइट्स है एजेंट का? रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। देखो, एक एजेंट को प्रिंसिपल से 3 चीज मिल सकता है। सबसे पहला बात तो रेम्यूनरेशन मिल सकता है, अगर उसने बिजनेस चलाने के लिए कोई भी खर्चा किया था तो एक्सपेंसेस मिल सकता है। एंड दूसरा, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट से कोई एडवांस ले रखा है, यानी एजेंट ने ही प्रिंसिपल को लोन दे रखा है, ठीक है,
तो ये क्लेम कर सकता है। अब अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी चीज है जो प्रिंसिपल ने एजेंट का मार रखा है उसको नहीं दे रहा है, तो अगर एजेंट को प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई भी थर्ड पार्टी से पेमेंट मिलता है, तो ये तीनों में से जो भी उसका अमाउंट ड्यू है उसको काट करके वो रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल को चाहे तो रेमिट कर सकता है। ठीक है। राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ, राइट फॉर इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉफुल एक्ट्स एंड राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ मतलब कोई भी खर्चा अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ में किया है फॉर रनिंग द बिजनेस, या फिर अगर कोई प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा हुआ है तो उसका भी उसको रिइंबर्समेंट मिलना चाहिए। एंड राइट ऑफ लियन मतलब क्या होता है, अगर प्रिंसिपल तुमको तुम्हारे हक का पैसा नहीं दे रहा है, तो अगर एजेंट को थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई पैसा मिला है तो तुम भी उसको मत दो, प्रिंसिपल को अपने पास रख के रखो। ठीक है, ये है राइट ऑफ लियन। सेम जैसा क्वेश्चंस तुम्हारा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट में आ सकता है, सेम क्वेश्चन तुम्हारा राइट ऑफ एजेंट से भी आ सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, पहले सुन लो। क्या एजेंट के कामों के लिए इज प्रिंसिपल लायबल टू थर्ड पार्टीज? यस, प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। केवल वही एक्ट जो एजेंट ने अपने अथॉरिटी के अंडर में किया होगा। ऐसा कोई भी काम अगर एजेंट अपना अथॉरिटी एक्सीड करके करता है, एंड हम उस चीज को सेपरेट कर सकते हैं कि कितना काम उसने अथॉरिटी के अंडर में किया और कितना काम उसने अथॉरिटी में बाहर जाके किया, तब फिर प्रिंसिपल का लायबिलिटी केवल वही एक्ट्स के लिए होता है जो एजेंट ने अपने दायरे में रह के किया है। अगर सेपरेबल नहीं है तो प्रिंसिपल चाहे तो पूरा पूरा ट्रांजैक्शन को ही रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा। ठीक है, पूरा ट्रांजैक्शन का अगर वो चाहे तो लायबिलिटी नहीं उठा सकता है। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। एंड अगर आपने कोई भी नोटिस एजेंट को दे दिया है, इट इज एज गुड एज कि वो नोटिस आपने प्रिंसिपल को दे दिया है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल अपने दायरे में रहते हुए, अपने अथॉरिटी के अंडर में ही रहते हुए कोई भी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉर्ट्स करे तो प्रिंसिपल का लायबिलिटी आएगा। ठीक है, नॉर्मली एजेंट का कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होता है। एजेंट का पूरी जिम्मेदारी किसका होता है? प्रिंसिपल का ही होता है। बट ये 5 केस में एजेंट का लायबिलिटी पर्सनल हो जाएगा। जब फिरंगी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड है, नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल लापता है, या फिर इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या तो अनसाउंड माइंड का है या फिर क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। प्रिटेंडेड एजेंट है, एजेंट है नहीं प्रिंसिपल का बट बता रहा है कि मैं एजेंट हूं। एंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, ये 5 केस ऐसा है जहां पे एजेंट का पर्सनल लायबिलिटी आ जाता है। क्या क्या? सबसे पहले फिरंगी प्रिंसिपल है, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है, नॉन एग्जिस्टेंट या इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल है, एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी एंड प्रिटेंडेड एजेंट। कब कब एजेंसी कंप्लीट हो जाएगा? एजेंसी कब कब कंप्लीट हो जाता है? तब रेवोकेशन, यानी कि प्रिंसिपल ने खुद ही एजेंट को काम से निकाल दिया। अरे काम से निकाल दिया ठीक है, पर वो कोई नया काम नहीं ले सकता। पर अगर कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन चल रहा है तो भाई उसको कंप्लीट करके वो फ्री निकलेगा। एजेंट ने खुद ने काम छोड़ दिया, रिनंसिएशन बाय एजेंट, बिजनेस कंप्लीट हो गया, प्रिंसिपल या एजेंट का डेथ हो गया, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, एजेंसी टाइम बाउंड था, टाइम फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए था, टाइम पीरियड खत्म हो गया तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 केस जहां पे एजेंसी टर्मिनेट हो सकता है, क्या क्या? रेवोकेशन, रिनंसिएशन बाय एजेंट, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ द प्रिंसिपल या एजेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। एजेंसी कब रिवोकेबल हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। एजेंसी कब रिवोकेबल हो जाता है? जब एजेंट का सब्जेक्ट मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, तब एजेंसी इरिवोकेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे दिस इज अ पीस ऑफ लैंड विच बिलोंग्स टू मिस्टर ए। अब मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के क्रेडिटर है, यानी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ लोन ले रखा है। अब वो लोन का रीपेमेंट मिस्टर ए नहीं कर पा रहे हैं, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि तुम एक काम कर, मेरा ये एक पीस ऑफ लैंड है, इस लैंड को तुम बेच दे मेरे बिहाफ में, और जो पैसा आएगा उससे तुम अपना लोन अमाउंट काट के मेरे को रिमेनिंग अमाउंट रिइंबर्स कर देना। ठीक है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए इज मिस्टर बी द एजेंट ऑफ मिस्टर ए? यस, मिस्टर बी इज द एजेंट ऑफ मिस्टर ए। अब एक बार मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला लैंड बेचने के लिए, क्या बाद में वो मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी का इस लैंड में पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में ऑपरेटिव कब होता है? जब उनको पता चलेगा रिवोकेशन के बारे में। एंड जैसे ही तब एजेंट
जैसे ही एजेंसी का अथॉरिटी रिवोक हो जाता है, जैसे ही एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है, ठीक वैसे ही सब एजेंट का भी सारा अथॉरिटीज रिवोक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर एजेंसी प्रिंसिपल के डेथ या इंसैनिटी से रिवोक हो रहा है, तो भाई इतने साल एजेंट ने प्रिंसिपल का नमक खाया है, तो जब तक स्टेबल नहीं हो जाता सब कुछ, तो उसका ड्यूटी बनता है, एजेंट का ड्यूटी बनता है कि वो बिजनेस को एकदम अच्छे तरीके से चलाए, ताकि और सारा स्टेप्स ले, ताकि प्रिंसिपल के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके और उनको लॉस से बचा सके। ठीक है, ईमानदारी से काम करना है जब तक कि थोड़ा सब कुछ स्टेबल नहीं हो जाता, बिजनेस को चलाते रहना है, तुरंत एक बार में छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स माई एग्जॉस्टिव रिविजन, पूरा पूरी रिविजन, एकदम रैपिड फायर रिविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, पढ़ते रहो, एग्जाम आने ही वाला है, एकदम पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे नंबरों से पास होगे, और एकदम मेरे को पूरा यकीन है कि तुम लोग अच्छे नंबरों से पास होगे ही होंगे। ठीक है, बस पढ़ते रहो, डू नॉट गिव अप एट दिस मोमेंट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ये पीडीएफ का, अगर तुमको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आराम से वहां से ले लेना, पर कीप स्टडिंग। ठीक है, पढ़ते रहो, जी जान से पढ़ते रहो, आई एम श्योर यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।